हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले एनसीईआरटी का अध्ययन किया था और हम लोग कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की अगर बात किया जाए तो यूपीएससी के लिए हो या बीपीएससी के लिए हो या जीएस को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाए तो विदाउट एनसीईआरटी पढ़े हुए ना आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और ना ही आपके पास फैक्ट का संग्रह हो सकता है। फैक्ट को ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जब भी आप यूपीएससी के क्षेत्र में जाएं या किसी भी कमीशन के क्षेत्र में जाएं तो उससे पहले कम से कम अपने घरों पे 5 से 6 महीने तक एनसीईआरटी का अध्ययन करें और फिर उसके बाद आपका जर्निंग स्टार्ट होता है यूपीएससी की तरफ या बीपीएससी की तरफ या अदर स्टेट की तरफ होता है। एनसीईआरटी बहुत सारा चीज़ें सिखाता है और एनसीईआरटी पे जिसका पकड़ होता है वही लोग फाइट करते हैं। चांसेस उनका ज़्यादा होता है यूपीएससी फाइट करने का या बीपीएससी फाइट करने का या किसी भी कंपटीशन को फाइट करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस का जो लेवल है, मेंस के प्रश्नों को समझने का जो समझिए कि एनालिसिस होता है, वो चीज़ें आपके पास यानी कि बौद्धिक क्षमता जो होती है आपकी बढ़ जाती है और यही चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जब संभवतः की बात यहाँ पे हो रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिलता। सटीक जानकारी का एक कारण है क्योंकि यहाँ पे लिपि प्राप्त तो होती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश किया लेकिन लिपि अपठनीय होने के कारण कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि अग्निकुंड तो मिला लेकिन उसे एक दायरे में रख कर के ये सोचना कि शायद यज्ञ किया जाता होगा स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब होता है जैसे अन्नागार की अगर बात कर दिया जाए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गोदाम की तरह होता है अन्न को वहाँ पे भंडारित करके रखने के लिए। इसके पीछे के कारण को अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि जैसे मानते हैं कि कभी कभी समस्या इतना विकट स्थिति पैदा कर देती है जैसे अकाल की समस्या आ जाए या कुछ ऐसा, मतलब समझिए कि दुर्भिक्ष हो जाए, जिसके वजह से लोग अन्नागार का इस्तेमाल करते थे। अन्नागार में बहुत सारा मतलब चावल, दाल या गेहूं का समझिए कि भंडारण किया जाता था ताकि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जिसकी मतलब वजह से ये समस्या पैदा ना हो। तो यहाँ पे भंडार गृह भी मिले हैं। जब भी कभी प्रश्न पूछेगा, जैसे मानते हैं पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड की प्राप्ति कहाँ से हुई है, आपके पास ऑप्शन दे देगा कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो देखिए ये दोनों जगह से प्राप्त होता है, इसीलिए कॉपी कलम में ज़रूर लिखते चलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाए और साथ ही साथ फैक्ट भी अच्छा हो जाए। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक मैप देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मानचित्र उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वो सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे ही इस सभ्यता का मतलब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फला फूला। यानी कि दुनिया के जितने भी सभ्यता है, दुनिया में जहाँ जहाँ सभ्यता है फली फूली, वो नदियों के किनारे ही बसा, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी चीज़ें एक मानव के लिए देती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा ये हो जाता आपका सिंधु नदी, और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं जिसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अधिकतर हड़प्पा जो साइट है अधिकतर हड़प्पा साइट आपको गुजरात के क्षेत्रों में ही मिलता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये लोथल हो जाता है और इसी लोथल से ही आपको
जिसे आपने पढ़ा होगा, तो अग्नि कुंड की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए धौलावीरा हो जाता है यहीं पे, सुरकोटड़ा हो जाता है यहीं पे। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये मोहनजोदाड़ो हो जाता है, सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदाड़ो। फिर यहाँ पे सोतका को हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे चन्हूदड़ो देखते हैं। फिर यहाँ के गवेरी वाला देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कालीबंगा होए, राखी गाड़ी हो जाता है, राखी गढ़ी, हड़प्पा हो जाएगा। ये सारा चीज़ें आपको एक मैप के माध्यम से, एक डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे। ठीक है, अगर मैप में हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। देखिए चीज़ों को याद करने के लिए ज़रूरी होता है एक बार अपने दिमाग में भी मैप का निर्माण करिए। आप यहाँ पे देखिए स्नानागार आपको दिख रहा होगा। स्नानागार, महान स्नानागार कहा जा रहा है, महान स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें हैं जो विशेषता है। नगर नियोजन पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे मेंस में पूछा जाता है नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पूछा जाता है, तो स्नानागार जो है इसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए स्नानागार है आपका, और ये चारों तरफ से जैसे इसका निर्माण जो है ईंटों से किया गया है, पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया। और ये जो निर्माण हुआ, दुनिया के किसी सभ्यताओं में ऐसा साक्ष्य और ऐसा प्रमाण नहीं मिलता देखने को। यानी कि जिस तरीके से आधुनिक समय में आप देखते हैं कभी कभी नदियों के चारों तरफ में ईंटों का एक सीढ़ी बनाई जाती है नीचे उतरने के लिए, और चारों तरफ कभी कभी देखते होंगे कि 2-4 यानी चेंजिंग रूम बनाई जाती है। उसका शायद एक उद्देश्य हो सकता है कि लोग अध्यात्म के क्षेत्र में या आध्यात्मिक या पूजा पाठ के उद्देश्य से ही गंगा मतलब कोई भी स्नान करते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे विचित्र इसमें बात क्या है, जो सारे सभ्यताओं से और सारे तकनीकों से बिल्कुल अलग करता है, वो है आपका इससे पानी जो होता है, पानी एकदम नया पानी है, समझिए कि एकदम शुद्ध जो पानी होता है, वो पानी इसमें डालने का कुआं के माध्यम से एक व्यवस्था होता था, और इसमें एक मोरी बनाई जाती थी। जब समझिए कि लोग स्नान कर लेते थे तो उस पानी को, जो गंदा पानी हो जाता था, वो बह के नालियों में चला जाता था। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो स्वच्छता पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। यानी कि साफ़ सफाई जो थी, साफ़ सफाई उस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, साफ़ सफाई जो थी उस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि 2 टीले मिलते हैं और कहीं पे आपको 3 टीले मिलते हैं। तो देखिएगा, पहला जो है कभी ऊपरी टीला और निचली टीला में, खास करके ऊपरी टीला में वो लोग रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, अमीर थे, कुलीन वर्ग थे। लेकिन जो निचली टीला होता था, निचली टीला कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल प्राकृतिक था, और ऊपरी टीला का निर्माण आपको कृत्रिम तरीके से मतलब मिट्टी भर करके उससे ऊंचा कर दिया गया था। तो निचली टीला में जो लोग रहा करते थे वो सर्वहारा वर्ग के थे, जैसे मजदूर हो गए, हस्तकरघा वाले लोग हो गए, जो बहुत ही मतलब निम्न काम को करते थे। उस हिसाब से इसको बांट दिया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जिन लोगों ने घर का निर्माण किया, कभी कभी आपको 1 मंजिला मिलता है और कभी कभी आपको 2 मंजिला भी मकान मिलता है। तो उस समय की बात थी जिस समय समझिए कि पूरी दुनिया में इतना विकसित नहीं हुआ था, इतना विकास कभी भी किसी सभ्यता में नहीं देखा गया था। जिसमें इतना विकास हुआ वो आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। इसी में कहता है कि घर, इन नगरों के घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ आपको ये आंगन हो जाता है, इसके चारों तरफ आपको घर हो जाता है।
घर के आंगन के, जैसे अभी भी आप देखते हैं पुराने घरों में जब जाएंगे, जो बहुत ही गांव में अगर मिलेगा पुराने घर, तो एक आंगन होता है और उसके चारों तरफ घर होते हैं और चारों तरफ घरों का जो गेट है वो बिल्कुल आंगन में ही खुलता है। इस तरीके से ऐसा ही वहाँ पे दिखाया गया। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जैसे पुराने हम लोग देखे हैं, पुराने ज़माने में जब आप जाएंगे तो कभी कभी कोई आदमी अपने घरों के करीब में ही एक कुआं रखता था और वहीं पे स्नानागार का भी उनके पास प्रबंध देखने को मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये सभ्यता किसी न किसी रूप में हमें सामने दिखाई दिया है और ये बहुत समय की बात है, बहुत प्राचीन बात है। तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यहाँ पे कहता है कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जैसे आप देखते हैं महानगरों में जब जाएंगे, चाहे मुंबई हो जाए, दिल्ली हो जाए, या शंघाई हो जाता है या न्यूयॉर्क हो जाता है, उस टाइप का जो डेवलपमेंट आपको नाला के साइड में आपको दिखेगा, सीजर उजर सारा का प्रबंध आपको हड़प्पा सभ्यता मिलता है। यही वजह है कि हम प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ तो ये पता चला कि पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी जितनी भी सभ्यता, समकालीन जितनी सभ्यताएं थी, उस सभ्यताओं में सबसे विचित्र और सबसे अद्भुत व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता उस समय तक बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। कहे कि नगर नियोजन प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे और नगर नियोजन खास करके हड़प्पा सभ्यता को एक विशेष बनाता है और विशेषता, और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करें। कभी कभी यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस आप देखेंगे, जो ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, उसमें सवाल पूछे जाते थे। और अगर हम लोग देखें तो यही नाला के ऊपर जो पत्थर का, यानी कि सिलाओं से इस पत्थर को ढक दिया जाता था और साफ सफाई करने के लिए इसका प्रबंध बहुत ही उत्तम तरीके से किए जाते थे। जैसे आप देखते हैं, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। हल्की ढलानें होती थी ताकि, और ये सारा का सारा देखेंगे जितने भी हड़प्पा के स्थल है, सभी के मतलब गलियों से एक नाली निकला हुआ है और इस तरीके से, इस तकनीक के माध्यम से बनाए जाते थे कि पानी आराम से बह करके, मतलब समझिए कि नाली के माध्यम से एक नदियों में पहुंच सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। इससे ये पता चलता है कि इतना डेवलप है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ठीक है, जैसे आमतौर पे आप देखते हैं किसी महानगर में जब जाएंगे तो बिल्कुल महानगर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे शहर की जो गलियां होती हैं, उस गलियों में जो छोटा छोटा जो नाली होता है वो कहीं ना जा कर के एक बड़े नालियों में क्या होता है, विलीन हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ें, वो जो गंदा पानी होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़े सोर्स के रूप में आपको सामने दिखाई देता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह में मेनहोल बनाए गए थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। मेनहोल की बात अगर देखेंगे तो आप देखिएगा, अधिकतर आपको मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा विकसित जो कंट्री है, जैसे आप शंघाई देख सकते हैं, आप न्यूयॉर्क देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनहोल बनता था, तो वहाँ पे मशीनों के द्वारा उसकी साफ़ सफाई और देख रेख किया जाता था। ऐसी प्रबंध और ऐसी व्यवस्था आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था में जो थी, जो वर्तमान की किसी भी, यानी कि जो विकसित कंट्री है उससे भी तुलना नहीं किया जा सकता। अभी भी इस तरीके से मतलब इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है और इस तरीके से खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। एक साथ योजनाबद्ध तरीके से, जैसे मानते हैं कि घर, नाले और सड़कों का जैसे निर्माण होता है, उसका योजनाबद्ध तरीके से क्या कब निर्माण करना है, उसी हिसाब से इसका निर्माण किया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन में देखिए
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लिखा है, नगरीय जीवन के बारे में लिखा है। जैसे हम लोग बड़े नगरों में रहते हैं तो बड़े नगरों में जो माहौल होता है, जो वहाँ पे चहल पहल देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम हम बिल्कुल उसी तरह सोच सकते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम उस काल में चले जाइए और ख़ुद को रखिए कि अगर मैं वहाँ होता तो कैसी स्थिति होती, मैं क्या देख पाता। और ये तब होता है जब आप बड़े नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं और चीज़ों को भली भांति समझने लगते हैं कि नगर में क्या क्या होना ज़रूरी होता है, नगरों का समाज कैसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, कहता है यहाँ पे कि हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे होंगे। जैसे देखते हैं अभी के समय में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको बड़े बड़े मकानों का निर्माण करती है, तो उसके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। कभी क्या होता है कि हम लोग भारत में ही हैं, जब किसी बेहतर इमारत का या कुछ ऐसे चीज़ों का निर्माण करते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है कि हमें अन्य देशों से भी इसकी डिमांड हो रही है, मंगाना चाहिए, तो हम मंगाते हैं। हालांकि सोर्स के तौर पे आप इसमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़े होंगे कि सोने मंगाए जाते थे, चांदी मंगाए जाते थे, मनके मंगाए जाते थे, सलखड़ी मंगाई जाती थी। यहाँ कहीं ना कहीं आयात और निर्यात भी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ग को दिखाया गया है जो बहुत ही उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो क्या पसंद करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं जब आपके पास पैसे हो जाता है तो आपका जो संसाधन है बढ़ जाता है। जैसे आप चाहें तो गर्मी के समय में आप कूलर लेते हैं, एसी लेते हैं, अपने घरों को एक बहुत ही खास डिज़ाइन में बनवाते हैं, आप अपने जीवन की जो शैली है उससे बदल देते हैं। इसी तरीके से यहाँ के जो अमीर वर्ग के जो लोग थे, यानी कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया। और साथ ही साथ यहाँ पे दो वर्ग भी हम लोग देखते हैं। एक हो जाता है कुलीन वर्ग हो जाते हैं जो बहुत ही अमीर थे, वणिक थे, व्यापारी थे, और दूसरे वो लोग हो जाते हैं जो मजदूरी का काम करते थे। यानी कि बड़े बड़े जो नगर नियोजन था उसको बनाने में ये लोग जुटे रहते थे। उसी के बारे में ये सब कहता भी है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। हालांकि जो आपका लिपि है जो पठनीय होने के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं देती है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इतने बड़े शहरों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मतलब शासन व्यवस्था तो ज़रूर रहा होगा। क्या इतने बड़े जो शहर को मैनेज करने के लिए, इतने बड़े शहर को क्रियान्वित करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो ज़रूर रही होगी। तो उसी में कहता है कि जो मुहर पर तो लिखते ही थे, मुहर भी मिले हैं। और मुहर पे आप देखते होंगे कि जो भाव चित्रात्मक लिपि जो है, जैसे हो जाता है आपको बहुत सारा चीज़ें, यानी कि जानवरों के चित्र के माध्यम से दिखाई जाती थी। हो सकता है कि उस समय चित्र का जो भाव था कुछ अलग होगा, जिस भाव को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिर्फ आपको ये समझिए कि लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अभी तक मतलब हड़प्पा में बच नहीं पाई है। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो शिल्पकार होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, जो नक्काशी करते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, या बहुत सारा कुटीर उद्योग में आप देखते होंगे उसमें पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से काम करते हैं। तो उस समय ये भी कहा जा रहा है कि उस समय ये दोनों साथ मिलकर काम करते होंगे या दोनों के पास इसकी जानकारी होगी। जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, तरह तरह की चीज़ें क्या करते होंगे, बनाते होंगे।
यहाँ पे देखते हैं आगे, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। जैसे आप देखे होंगे, अगर हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सामान जब आया करते थे, हड़प्पा वासी जब कहीं दूर चले जाए और दूर से जो वस्तुओं को लेकर के आते थे तो वो किन साधनों का उपयोग करते थे। जैसे आप कभी कभी देखेंगे इक्का गाड़ी भी आपको हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे साधनों को, यानी कि समझिए कि कुछ वस्तुओं को लाद करके लेकर के आने के लिए कुछ न कुछ ऐसा साधन रहा होगा क्या। तो वही कहा जाता है कि उस समय जैसे आप भी देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपने देश से दूसरे देशों में जाते हैं, कुछ वस्तुओं कभी कभी साथ में लेकर के आते थे। उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, यानी कि यातायात का साधन जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कि जो नदियों के माध्यम से जो यातायात थी वो वहाँ पे सुगम हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि इक्का गाड़ी मिलने से ये पता चलता है कि शायद वहाँ पे गाड़ियों से इस्तेमाल लोग करते थे सामान को इधर से उधर करने के लिए। तो सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ जो हैं आपको यहाँ पे मिलता है। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। देखिए, जब भी आपको ऐसे प्रश्न करे तो ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, आशय क्या है, क्या कहना चाहता है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, ठीक है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। तो आप यहाँ पे देखे होंगे, सबसे पहले ये बात कहता है कि और वहाँ की उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। जैसे आप देखते हैं बचपन में जो चीज़ें आप बनाते हैं कहीं ना कहीं आपके नज़रों में वो चीज़ होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखता है, तभी आप बनाते हैं। तो जो मृण मूर्तियाँ भी आपको हड़प्पा सभ्यता में जो मिली, जो खिलौने भी मिले आपको, इससे ये लगता है कि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती होगी या ऐसा कुछ व्यवस्था रहा होगा। इस सब चीज़ें से हमें यही सब चीज़ पता चलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर जो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपको मुहर दिख रहा है इसी को भावचित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, जिसके कारण मतलब इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया इसे पढ़ने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके वजह से यह जो लिपि है अपठनीय हो गई। और इस वजह से कुछ भी कहना जो सटीक तरीके से जो है, जो कभी कभी हम संभावनाओं में व्यक्त कर देते हैं, वो कहना पड़ता है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी में खिलौने भी आपको मिलते हैं, जैसे खिलौने भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प में देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांसे से जो आपने देखा यहाँ पे मतलब समझिए कि गहने भी बनाए जाते थे और साथ ही साथ आपके बर्तन भी बनाए जाते थे। इस तरीके से बहुत ही जो कीमती जो पदार्थ है आपको, यानी कि आप पत्थर देख सकते हैं, शंख देख सकते हैं, तांबे देख सकते हैं, कांसे देख सकते हैं, सोने और चांदी है, ये जो बहुमूल्य जो धातुएं हैं इससे बहुत सारी चीज़ें बनाया गया। जैसे आप देखते हैं औजार बनाया गया, हथियार बनाया गया, गहने बनाया गया, बर्तन बनाए जाते थे। तो जैसे इसको
कभी कभी हम लोग मतलब समझिए कि काश युग इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक देन है। विश्व को इसने एक चीज़ दिया, वो था कासा। कासा बनाने की जो तकनीक है हड़प्पा सभ्यता ने पूरी दुनिया को सिखाई। और यहाँ पे देखिए तो कासा आपको तांबा प्लस टीन जो है इसको गला करके बनाया जाता है। और ये कला इन लोगों के पास थी और इसे ये लोग दो चीज़ों का निर्माण करते थे। एक तो इससे बर्तन का निर्माण करते थे और दूसरा आपको इससे गहने का इस्तेमाल करते थे। ये कहना मुश्किल है कि गहना जो होता है, आभूषण जो होते थे, यह सिर्फ स्त्रियां ही पहनती थी या वहाँ के पुरुष भी पहनते थे, क्योंकि बहुत ऐसे जगहों पे ऐसा प्राप्त हुआ है कि शायद इसका इस्तेमाल ये दोनों लोग करते होंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए पत्थर के बाट होते थे। देखिए बाट कहने का मतलब है आज भी अगर आप जाते हैं तो कभी कभी गांव में आपको पत्थर का बटखड़ा आपको मिल जाएगा, 250 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 केजी का, 2 केजी का। उस समय हड़प्पा सभ्यता में बाट बटखड़ा जो है उसका भी इस्तेमाल लोग करते थे अनाज को मापने के लिए, नापने के लिए। तो वही सब चीज़ें हैं पत्थर के जो बनाए जाते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बाट का जब उन्होंने निर्माण किया तो किससे बनाए जाते थे? चट पत्थर से हो जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चर्ट पत्थर होता है, इसी से बाट बनाए जाते थे और इसको कटिंग किया जाता होगा। देखिए चरखुट्टा जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, कहता है कि बाएं में, मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। जैसे मनके का अगर बात कर दिया जाए, जो आगे हम दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपके मनके बनाए जाते होंगे इसका निर्माण कार्नेलियन पत्थर से किया जाता है। और याद रखिएगा इसका नाम है कार्नेलियन पत्थर। ठीक है, ये है कार्नेलियन पत्थरों से इसको बनाए जाते थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किन पत्थरों से इसका निर्माण हुआ, तो आप बताइए कार्नेलियन पत्थरों से इसको बनाए जाते थे। और जो बाट का निर्माण हुआ वो चट पत्थर से हुआ। चट पत्थर से आपके पास इतने फैक्ट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, यही सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और मध्य में जो दाएं पत्थर के धारदार जो फलक है, जिसे आप देख सकते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बाट और फलक हो जाते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरें बनाते थे। किसका? पत्थर का। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है आपसे। एक बार और देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे और मुहरों की प्राप्ति हुई है। और अधिकतर मुहरें आपको सेलखड़ी से प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अधिकतर मुहरें आपको सेलखड़ी का प्राप्त हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, और कहा जाता है कि इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र थे। और जानवरों के चित्र का मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ इंगित किया जाता होगा, कुछ न कुछ उसका मतलब होता होगा। और यही वजह होता है कि मुहरों पर बहुत सारे ऐसे जानवरों का चित्र मिले हैं और ये शायद लिपि रहा होगा, और जिसके वजह से इसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अभी भी जो वैज्ञानिक है उनको हो रही है। ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत, जैसे मानते हैं कि आप देखेंगे जब यहाँ पे जो बर्तन बनाए जाते थे तो ये क्या हो जाते थे, अगर इसको आग में अगर पकाते हैं तो रेड हो जाएगा, या इसको कलई किया जाता था। ठीक है, और इस पे कलर भी डिजाइन किए जाते थे आपको ब्लैक कलर का, समझे, ब्लैक कलर का इसको डिजाइन भी किया जाता था। यही आपको
यहाँ पे कह रहा है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दाएं जो है कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उससे उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। जैसे मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से ही और एक चीज़ और भी देखेंगे, जैसे वस्त्रों का निर्माण अगर देखेंगे तो वस्त्र 3 प्रकार के होते थे यहाँ पे, और हड़प्पा सभ्यता की एक देन है। अगर कपास की पहली बार अगर जानकारी आपको कहीं मिलती है तो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है, और कपास का उत्पादन भी आपको हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सूती वस्त्र का भी निर्माण करना सीख लिया था, जिसकी अगर आप देखेंगे बहुत ऐसे सोर्स है जहाँ से आपको प्राप्त होता है। जैसे मोहनजोदड़ो में वस्त्र का कढ़ाईदार जो वस्त्र है आपको वहाँ से मिला है, उस तरह में सूती वस्त्र का और कहीं कहीं आपको ऊनी वस्त्रों का भी समझिए कि लिपटा हुआ दिखाने की कोशिश किया गया है, और आपको मिला भी है यहाँ से। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हम लोगों ने इसको कर लिया। अध्याय 2 में तुमने जिन लोग गाँवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? आप जब भी आप पढ़िए एनसीईआरटी, तो जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं आपसे, तो ज़रूर इसको कम से कम आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने एक अध्याय पढ़ा। अध्याय पढ़ने के बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन यानी कि जो मेंस टाइप से पूछा गया है, या बीच बीच में आपसे एक लॉजिकल प्रश्न किया जाता है ताकि आप उसे लिख सकें। एनसीईआरटी में सबसे खास बात क्या होता है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका 2 नज़रिया जो है वो साथ में चलना चाहिए। एक तो है एनालिसिस आपका होते चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो यहाँ पे कोशिश किया जाता है समझने समझाने का। किताब खुद आपको समझाती है। और दूसरी बात ये होता है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो जो आप पढ़े रहते हैं उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझिए कि आपके दिमाग में चलेगा कि शायद ये हो सकता है। तो ये कोशिश जो आपका होता है कहीं ना कहीं मेंस की तरफ आपको लेके जाता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पूछा जा सकता है कि कपास की खेती का जो साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता के कहाँ से प्राप्त होता है, या मेहरगढ़ या कोई ऐसा साक्ष्य आपको मिलता है। इस 7000 जो ये हड़प्पा की बात नहीं है, 7000 ये आप अगर जाएंगे यहाँ पे तो ये आपको यानी कि मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे या नवपाषाण काल पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाएगा। तो हालांकि अगर देखेंगे जो स्टोन एज जो आप पढ़ते हैं उसी जगह से ही इसका उद्भव आपको, इसका प्रारंभ आपको देखने को मिलता है। तो देखिए 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो उससे जो साइट होते हैं जैसे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसे याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कपड़े के टुकड़े के जो अवशेष है वो प्राप्त होता है चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के रूप तौर पे, और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, क्या देती है? सूत कताई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी का, जैसे आप देखते हैं जैसे हम लोग अभी आधुनिक समय में सुई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे पत्थर से बनाए जाते थे सुई, और उसको सिलाई का भी काम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कढ़ाई का भी देखते हैं, बहुत सारा डिजाइन भी बनाए जाते थे, वो सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है,
उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे पृष्ठ 28 पर देखिए, चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये भी बात सही है। जैसे आप देखते होंगे जहाँ भी स्टेचू बनाए जाते हैं, जैसे आप देखे होंगे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया, आपको अमेरिका में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बनाया गया। तो जो विशेषज्ञता थी, जो मूर्तिकार थे, जो विशेषज्ञ थे, वही लोग इस मूर्तियों का निर्माण करने के लिए बुलाए जाते हैं और उन्हीं लोगों का ही योगदान सबसे ज़्यादा होता है कि वो लोग कितने अच्छे तरीके से भाव भंगिमा जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग विशेषज्ञता हासिल करते हैं। उनका भी एक प्रैक्टिस होता है, उनका भी एक बार बार रिवाइज होता है, जिसके वजह से वो लोग करते हैं। और यही सब चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार थे उनमें ये सब चीज़ें दिखता है। और यही कहा जाता है, शायद अभी भी आप देखते होंगे, जैसे आर्ट को लेकर के आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी है हमारे भारत में, वहाँ पे हर चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ तक कुटीर उद्योग से संबंधित आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको यूनिवर्सिटी है जो आपको सिखाता है विशेषज्ञता, यानी कि विशेष आपको बनाता है, यानी कि उस क्षेत्र में जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम के लिए विशेषज्ञता हासिल आप कर सकते हैं। क्योंकि इसको करने के लिए कम से कम आपको विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है, तभी सारे भाव भंगिमाओं का मतलब समझिए कि वो जो भाव है उस मूर्तियों में दिखेगा। और यही सब चीज़ें हैं। और कहता है कि दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जैसे आज भी देखते हैं हम लोग, एकदम स्पष्ट ऐसा लगता है कि मतलब जिस व्यक्ति का फ़ोटो, मतलब जिस व्यक्ति का स्टैचू बनाया जाता है एकदम हू बहु एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इतने विशेषज्ञ, इतने कौशल तरीके से बनाए जाते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। जैसे कभी कभी यहाँ पे एक सटीक जो जानकारी है वो नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाया जाता होगा। जैसे आज भी वर्तमान में देखते हैं कि जितना विशेषज्ञ पुरुष है उतना ही विशेषज्ञ महिलाएं भी हैं। विशेषज्ञता जो है, जो किसी भी क्षेत्र में, खास करके कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा महिलाएं ही ली हैं, क्योंकि महिलाओं ने बहुत सारे ऐसे मतलब क्षेत्र में डिजाइन किया है जो काबिले तारीफ़ हो जाता है। और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके संस्कृति में पाया जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे कहना मुश्किल होता है कि सिर्फ पुरुष ही करते थे या महिलाएं करते थे, या ये कहा जाता है कि संभवतः पुरुष और महिलाएं दोनों इस काम में दक्ष थे, निपुण थे। जैसे हम लोग आगे देखेंगे इसको, फ्यंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यही है आपका फ्यंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। देखिए पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फ्यंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक रूप से उसे कहते हैं जो मतलब समझिए कि हमारा जो भौगोलिक जो प्रदेश है उसमें ऑलरेडी हम कहीं देखते हैं, उसे मानव के द्वारा कोई भी प्रकार से मतलब उसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं किया जाता है जो मानव अपने लिए, यानी कि कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसका निर्माण करे। जब उसे मानव का कोई काम या मानव का कुछ वर्क नहीं होता है, या मानव उसमें कुछ ऐसे तकनीकों का प्रयोग करके उसको अलग नहीं बना देते, ठीक है, तब तक उसको हम लोग प्राकृतिक ही कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाए वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, बालू और स्फटिक या पत्थरों के, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कच्चे माल की खोज में। ठीक है, कच्चे माल की खोज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि वहाँ के जो किसान थे, जैसे मान दे कच्चा माल से खुद वो कपड़ों का निर्माण करते थे, उसकी बुनाई करते थे, उसकी कढ़ाई करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यताओं में सोने, चांदी, जो मनके वगैरह होते थे, वो खुद से उसका उत्पादन नहीं कर सकते थे, और जिसकी वजह से उनको क्या करना होता था, दूर दूर से उसको मंगाते थे। पूछा जाता है ये सवाल कि सोना कहाँ से मंगाए जाते थे, टीन कहाँ से मंगाए जाते थे, चांदी कहाँ से मंगाए जाते थे। ये सारा चीज़ें आपको मिलेगा, उसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग इसी में, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। जैसे यहाँ पे फैक्ट मिल गया, तांबे का आयात कहाँ से होता था, तो राजस्थान की खेतड़ी आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है, आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। तो आप ज़रूर इसे याद रखेंगे कि तांबे का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे, तो ये हो जाता आपका राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। जब आपके ऑप्शन में दोनों चीज़ें रहे, राजस्थान भी रहे और ओमान भी रहे, तो दोनों आंसर हो जाएगा। और देखिए, कहता है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ पे कि टीन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो टीन देखिए आपको ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों हो जा रहा है। ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों से टीन का आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। यानी कि हड़प्पा में तांबे का आयात कहाँ से होता था, तो राजस्थान हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश यानी कि ओमान से भी आपको तांबे का आयात किया जाता था। अगला कहता है कि कांसा बनाने के लिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाते थे, और कांसा बनाने के लिए दो धातुओं की ज़रूरत होती थी, एक था तांबा और दूसरा था टीन। तो तांबा आप देख लिए, तांबा लोग राजस्थान से मंगाते थे या ओमान से मंगाते थे। जब टीन की बारी आती है तो टीन आप देखते होंगे ये ईरान हो जाता है, और दूसरा आपका अफ़गानिस्तान से ये लोग मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, ठीक है, जैसे सोने का जो आयात ये लोग करते थे, कहाँ से करते थे, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक से ये लोग करते थे। और कहता है कि बहुमूल्य पत्थर का आयात आपको गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। इस तरीके से आपको ये भी फैक्ट को कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब भी प्रश्न पूछे आप उसे बना सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि तांबे का आयात किया जाता था, सोने का आयात किया जाता था, चांदी का आयात किया जाता था, टीन का आयात किया जाता था। कहाँ कहाँ से किया जाता था आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान भी होता है, ओमान भी होता है, ईरान भी होता है, ठीक है, राजस्थान भी है, आपको दक्षिण भारत भी है। तो इस तरीके से आप लोग कॉपी में इसको लिखते चलिए। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, जैसे मानते हैं कि आप इसे इक्का गाड़ी को आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सामान को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस समय गाड़ी जो होती थी उसका इस्तेमाल करते होंगे। जैसे ये खिलौना प्राप्त होता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मुहर हो जाता है, मुहर हो जाता है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं, एक फिल्म है, ज़रूर आप देखिएगा, मोहनजोदाड़ो जब आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ चीज़ें आपको उसमें दिखाई देता है। देखना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के चीज़ों को समझने के लिए उसमें बहुत ही मतलब समझिए कि अच्छा दिखाया गया है, क्योंकि जिस गाड़ियों का इस्तेमाल उसमें दिखाया गया है, हालांकि बैल के द्वारा एक जो इक्का गाड़ी है उसको दिखाया गया वहाँ पे। कुछ लोग उसको, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे
ये देख रहे हैं कुछ लोग इसको हाथ में पकड़ करके, दो चार लोग, और पीछे से धक्का देते हुए सामान को आगे की तरफ ले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? ठीक है, नेक्स्ट, पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके दिमाग का उपज हो जाता है अगर आप इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को समझने में जो एनसीईआरटी जिस तरीके से आपको सिखा रहा है, अगर आप समझ करके एक बार पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए, उसके बाद कोशिश करिए इसे लिखा जा सके। अगर आप लिखते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता और साथ ही साथ सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुझान और आपकी समझ को यहाँ पे दर्शाएगा। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। जैसे हम भारत में देखते हैं नगर में अलग चीज़ हो जाता है, और अधिकतर जो लोग हैं, जो अधिकतर जनसंख्या है, आपको गाँव में ही बसती है। तो यहाँ पे कहता है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, यानी कि आप ये जो फैक्ट देख रहे हैं, पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या उपजाया जाता था, तो आपको सोर्स से मिला गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जैसे अभी भी देखते हैं कि गांव के लोग किसानी ज़्यादा करते हैं, यानी कि वहाँ पे वो लोग हर तरह के फसल को उपजाने की कोशिश करते थे ताकि उसका इस्तेमाल आपको शहर के लोग करते थे। और यही वजह होता था कि जब भी गांव में कुछ ऐसे खेती हो, जैसे गेहूं, जौ, दाल, टमाटर, जो भी चीज़ें हैं, आपको गांव से शहर की तरफ कोई ना कोई साधन होता है जिसको ला करके यहाँ पे किसी मंडी में छोड़ के चला जाता है। और यही कहता है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, इससे पता चल जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो खिलौना जो मिला है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो खेती होती थी उसमें हल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लोग करते होंगे, क्योंकि प्रमाण जो है, जो साक्ष्य वो मिला नहीं है, लेकिन हल जैसा एक जो खिलौना है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, बारिश के समय में पानी को स्टोर किया जाता है, और उससे कुछ काम ऐसे होते हैं कि फिल्ट्रेट अगर करें तो पानी पीने के युग में काम आ जाता है, आपके दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी काम आ जाता है। और पानी अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे हम लोग सिंचाई के माध्यम से भी अपना काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सिंचाई, जैसे सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी की कमी होती होगी, तो उस पानी को स्टोर किया जाता होगा, और स्टोर करके सोचिए कितना डेवलप होगा वहाँ पे, और स्टोर करके जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है पानी का सिंचाई के लिए, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। यह भी एक फैक्ट है, ज़रूर आप लिखिएगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। ठीक है, देखिए हड़प्पा के लोग गाय यहाँ पे बोल रहा है। जैसे आप देखिएगा अधिकतर आपको मिलेगा कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में गाय की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है कि देखिएगा अधिकतर मृण मूर्तियाँ जो मूली है वो कुबड़ वाला साड़ का मिला है। तो साड़ की प्राप्ति से ये पता चलता है कि गाय रही होगी,
ठीक है, तभी तो साढ़ की प्राप्ति हुआ। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको एनसीईआरटी का, ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको लिखा हुआ है, गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे, बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जैसे बस्तियों के आसपास अगर देखेंगे तो जो जानवर आप पालते हैं दूध के लिए या मांस के लिए, जो भी आप पालते होंगे उसके लिए बस्तियों के आसपास तालाब होता होगा ताकि जानवर उससे पानी पी सके, और चारागाह बहुत ही बड़े बड़े होते होंगे ताकि जानवर वहाँ पे अपना मतलब चारागाह की जो चारा है उसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ये लोग क्या करते होंगे, दूर दूर तक जाते होंगे। जैसे आप हल आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे अपने जानवरों को जब कभी कभी पानी सूख जाया करती थी, वहाँ के चारे ख़त्म हो जाते थे, तो जानवरों को सुदूर जगहों पर ले जाया जाता होगा जहाँ पे उस जानवरों को खाने पीने की सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। उसके बाद वे वहाँ पे बेर जो फल होता है उसको इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती थी, और मछलियों का भी वो लोग समझिए कि अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे, इससे ये पता चलता है। और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। मछली पकड़ना, हिरनों का शिकार करना, ये दिखाता है कि लोग वहाँ पे शिकार करके भी यानी कि समझिए कि अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, अगला हम लोग गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म जो निरीक्षण है, हम लोग इसके छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है।